हेलो स्टूडेंट, अपेक्स इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट, टुडे आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, टॉपिक का नाम है पंचायती राज सिस्टम, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पंचायती राज व्यवस्था। सिस्टम को हम बोलते हैं व्यवस्था। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि पंचायती राज सिस्टम क्या होता है, इसमें क्या क्या फंक्शंस हैं, ये कैसे काम करती है। आज हम इस टॉपिक को देखेंगे। अब देखो स्टूडेंट, क्या है, अगर हम बात करें तो हमारे देश में दो तरह की गवर्नमेंट होती हैं। फर्स्ट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी को पता है। हमारे देश में दो तरह की गवर्नमेंट्स होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड सेकंड इज स्टेट गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। तो क्या है, हमारे सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट पूरे देश की, हमारे पूरे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, पॉपुलेशन, पूरे देश की जनसंख्या के प्रशासन को चलाने के लिए हमारे पास दो तरह की गवर्नमेंट होती हैं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। इन दोनों का हम बोलते हैं फेडरलिज्म। क्या बोला जाता है? फेडरलिज्म गवर्नमेंट। हमारे देश में कौन सी गवर्नमेंट है? फेडरलिज्म। देखो, फेडरलिज्म का क्या मीनिंग होता है? फेडरलिज्म का मीनिंग होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। भी सेंटर और स्टेट की शक्तियों का विभाजन करना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना कि किन किन विषयों पर सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार है कानून बनाने का और कौन सी पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, वो कितने लेवल तक अपने स्टेट में कानून अप्लाई कर सकती है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, उनको पावर डिस्ट्रीब्यूट की गई है, इसलिए हम बोलते हैं फेडरलिज्म। अब क्या है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट क्या है, कोई भी लॉ लेकर आती है। अब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कोई भी लॉ पास करती है, कानून बनाती है, ठीक है। अब वो जो कानून है, जो पॉलिसीज लेकर आती हैं, वो कहां पर लागू होते हैं? लाइक हमारे जैसे स्कूल हो गए, स्कूल से रिलेटेड कोई लॉ, हॉस्पिटल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जैसे रेलवे, हाईवेज, रोड सेफ्टी रूल्स, ठीक है ना। तो क्या है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है, वो लॉ कहां पर लाइक है? स्कूल के रिलेटेड लॉ, हॉस्पिटल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रोड सेफ्टी रूल्स और भी बहुत कुछ, जितने भी लॉज होते हैं वो इनके लिए लगते हैं और यहां पर लागू किए जाते हैं। अब बात है, जो हमारे लोकल इश्यू होते हैं, हमारे जो लोकल लेवल में जो हमारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, मान लो जैसे हमने कोई, हमारे स्ट्रीट लाइट्स नहीं चल रही हैं, हमारे जहां पर हम रह रहे हैं किसी सिटी में या किसी गांव में, वहां पर स्ट्रीट लाइट की प्रॉब्लम है, या वहां पर सड़कें क्या है, उनकी मुरम्मत होनी चाहिए, वो सड़कें नहीं बनी हुई अच्छी तरह से, पानी की प्रॉब्लम है, या कई गांव में क्या है, सीवरेज सिस्टम नहीं, सीवरेज सिस्टम की सप्लाई नहीं है, सीवरेज सिस्टम वहां पर नहीं पाया गया। तो इन सभी लोकल मुद्दों पर जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, लोकल इश्यूज पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो किसको सौंपा गया है? तो लोकल इश्यूज पर, जितने भी हमारे लोकल इश्यूज हैं, मैंने अभी बताया, जैसे कोई साफ सफाई का मुद्दा हो गया, कोई बिजली पानी का कोई भी प्रॉब्लम है, वो उधर लोकल इशू। तो इसके लिए कौन है, इसके लिए लॉ कौन बनाती है? लोकल गवर्नमेंट को क्या है, इसके लिए पावर्स दी गई है, लोकल गवर्नमेंट। तो इसलिए हमारे देश में अब क्या है, देखो स्टूडेंट, क्या है, हमारा जो इंडिया एक बहुत लार्जेस्ट कंट्री है। अब यहां पर मान लो क्या है, कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री है कोई भी, वो ठीक है, वो लॉ लेकर आता है। अब क्या है, प्रधानमंत्री को ऐसे तो नहीं पता भी फलाने गांव में क्या है, कोई बिजली की दिक्कत आ रही है, तो वह क्या खुद जहां वहां जाकर सॉल्व करेगा? ऐसे तो नहीं हो सकता ना। तो पूरे प्रशासन को चलाने के लिए, देखो हमारे सबसे पहले देश है, देश में हमारी कुछ स्टेट्स हैं, फिर स्टेट्स में अंदर डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट में गांव है, बहुत कुछ है। तो सभी चीजों को चलाने के लिए हमारे पास तीन तरह की गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट होती है। एक लोकल लेवल पर जो हमारे लोकल मुद्दे होते हैं आम जनता के, उनको सुलझाने के लिए क्या है, गवर्नेंस बॉडी बनी होती है, लोकल गवर्नमेंट, जो लोकल इश्यूज पर काम करती है। तो ये क्या है, हम आज लोकल गवर्नमेंट के बारे में डिस्कस करना है हमने। तो आइए देखते हैं क्या है।
तो अब मैं बात कर रहा हूं लोकल गवर्नमेंट की, तो हमने पढ़ना है लोकल गवर्नमेंट। सबसे पहले तो लोकल गवर्नमेंट कितने तरह की होती है? लोकल गवर्नमेंट आर ऑफ टू टाइप्स। जो हमारे लोकल गवर्नमेंट हैं वो दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी हैं वो देखते हैं हम। पंचायती सिस्टम और दूसरी होती है म्यूनिसिपैलिटीज यानी नगर निगम। हमारे जो लोकल गवर्नमेंट है वो दो तरह की है। पहली मैंने बोला है पंचायती सिस्टम और दूसरा बोला है म्यूनिसिपैलिटी। तो पंचायती सिस्टम कहां पे होता है स्टूडेंट्स? गांव में। हमारे जो विलेजेस हैं गांव में, विलेजेस में, ठीक है ना। तो विलेजेस में जो लोकल गवर्नमेंट होती है उसे हम बोलते हैं पंचायत। और जो हमारे शहरों में यानी सिटियों में, शहरों में यानी सिटी, तो हमारे जो शहर होते हैं वहां पर होती है म्यूनिसिपैलिटीज। तो बात समझ में आई। जो गांव के मुद्दों पर काम कौन करती है? पंचायत काम करती है। और शहरों के मुद्दों पर काम करती है म्यूनिसिपैलिटी यानी नगर निगम। तो आज हमारा जो टॉपिक है, हम पंचायती सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। पंचायती राज सिस्टम जो हमारे विलेजेस में लागू होता है और शहरों में क्या होती है? म्यूनिसिपैलिटी। वो हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे म्यूनिसिपैलिटी के बारे में। तो आज हमारा टॉपिक है पंचायती राज सिस्टम। तो आइए देखते हैं अब क्या है। पंचायती राज सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे भी क्या है पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। अब इसको पढ़ने से पहले क्या है, पहले हम इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं। अब जो पंचायती राज सिस्टम है इसको 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है। जो पंचायत का सिस्टम है पूरे गांव में, भी गांव में जो पंचायती सिस्टम है उसके कितने लेवल्स हैं, कितने सिस्टम है, कितने पार्ट्स हैं। तो हमारा जो पंचायती राज सिस्टम है इट इज अ थ्री टायर सिस्टम। जो पंचायती राज सिस्टम है वो क्या है? 3 टायर। 3 टायर का मतलब है भी 3 स्तर हैं इसके, 3 लेवल्स हैं, ठीक है ना। 3 टायर सिस्टम है। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि हमारा जो पंचायती राज सिस्टम है वो कितने 3 टायर है, 2 टायर है, 4 टायर है, 5 टायर है, ऐसे पूछते हैं। तो कौन सा सिस्टम है? 3 टायर सिस्टम। अब 3 टायर सिस्टम को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे लो लेवल पर क्या है हमारे? अगर मैं बात करूं हमारे विलेज लेवल, सबसे पहला लेवल आ गया विलेज, यानी एक गांव, सिर्फ एक गांव, उसे हम बोलते हैं ग्राम पंचायत। लिखो स्टूडेंट्स पहले क्या है, उसे हम बोलते हैं ग्राम पंचायत। तो सबसे पहले हमारा एक विलेज होता है। तो विलेज में जो वहां पर जो लोकल गवर्नमेंट होती है, जो उस विलेज के जो कार्य हैं, वहां उस विलेज में क्या है, कोई पानी की कमी है, कोई ड्रेनेज सिस्टम देखना है, कुछ भी पॉलिसी हम आगे देखेंगे। तो उस विलेज के बारे में जितनी भी वहां पर रिपेयरिंग करनी है, कोई लॉ लेकर आना है, तो वो लेकर आती है ग्राम पंचायत। अब विलेज लेवल तो सबसे लो लेवल है। अब इसके ऊपर की बात करें, इसके बाद आता है विलेज लेवल के बाद क्या है, एक गांव हो गया। अब बहुत सारे जब गांव, अब ये तो एक विलेज था, ओनली वन, एक गांव था। अब हम 4-5 गांव को मिला दें, 4-5 गांव को इकट्ठा कर दें, तो उसे हम बोलते हैं ब्लॉक। 4-5 गांव को मिलाकर उसे बोला जाता है ब्लॉक लेवल। वहां पर होती है हमारी पंचायत समिति। वहां पर क्या होती है हमारी पंचायत समिति, ठीक है। जो स्टूडेंट्स गांव में रहते हैं उनको ज्यादा पता होगा इसके बारे में। तो जहां पर 4-5 गांव को मिलाकर हमारे क्या बनते हैं, ब्लॉक्स बनते हैं। तो ब्लॉक लेवल पर बोला जाता है उसको पंचायत समिति। और उसके बाद अब ये तो 4-5 गांव हो गए। देखो स्टूडेंट्स, मैं अगर बात करूं, आपको समझाता हूं क्या है। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें, हमारे पूरे देश की बात करते हैं। देखो क्या है, सबसे पहले हमारा एक गांव होता है, सबसे पहले हमारा क्या है, एक विलेज है, ठीक है।
बहुत से 4-5 विलेजेस को मिलाकर क्या बनता है? ब्लॉक। मतलब एक ब्लॉक में अप्रोक्सीमेटली 4-5 गांव होते हैं, ठीक है ना। अब एक क्या है, 4-5 बहुत से ब्लॉक्स होते हैं। अब एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक में 4-5 विलेजेस हैं। अब ऐसे बहुत से ब्लॉक्स होते हैं, उन सभी ब्लॉक्स को मिलाकर क्या बनता है? हमारा जिला, डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट बनता है ना स्टूडेंट्स। एक जो जिला होता है, डिस्ट्रिक्ट में हमारे कई गांव होते हैं। अप्रोक्सीमेटली मान लो एक डिस्ट्रिक्ट में 50 गांव हैं, ठीक है ना। अब क्या है, एक गांव है, अब 5-5 गांव के 10 ब्लॉक बने हुए हैं। मान लो हमने सपोज कर लिया एक डिस्ट्रिक्ट में 50 गांव हैं, 50 पिंड है, वहां पर विलेजेस हैं। अब एक ब्लॉक में मैंने आपको लिख दिया भाई, एक ब्लॉक में कितने विलेजेस आएंगे? 5 विलेज, ठीक है। देखो ध्यान से स्टूडेंट्स समझो क्या बात है। मान लो हमारे एक जो जिला होता है उसमें क्या है, हमारे 50 गांव है और एक ब्लॉक में 5 विलेजेस हैं, 5 विलेजेस। तो क्या है, एक विलेज है, अब 5 गांव को मिलाकर एक ब्लॉक बनता है। 50 गांव के कितने ब्लॉक बनेंगे? 10 ब्लॉक। मैं एग्जांपल के तौर पर समझा रहा हूं। उसके बाद 10 ब्लॉक को मिलाकर क्या बनता है? डिस्ट्रिक्ट। और सारे डिस्ट्रिक्टों को मिलाकर हमारी क्या बनती है? स्टेट। जब सभी डिस्ट्रिक्ट इकट्ठे हो जाएंगे, सभी डिस्ट्रिक्ट्स के ग्रुप को क्या बोला जाता है? स्टेट। और सभी स्टेट्स के ग्रुप से क्या बनती है? हमारी कंट्री। बात समझ में? पूरे बेसिक लेवल से समझा रहा हूं, पूरे 0 लेवल से स्टार्ट किया मैंने टॉपिक, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो सबसे पहले हमारा गांव होता है, उसके बाद ब्लॉक, ब्लॉक से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट और स्टेट से कंट्री, और कंट्री मिलाकर क्या बन जाता है? हमारा पूरी दुनिया, वर्ल्ड। ओके, ठीक है। तो बात समझ में आई। आगे देखते हैं हम क्या है। तो हम दोबारा वहीं पे आते हैं तो हम पढ़ रहे थे। तो क्या है, अब ब्लॉक लेवल पर बोला जाता है पंचायत समिति। अब क्या है, ब्लॉक्स, ब्लॉक्स को मिलाकर क्या बनता है? हमारा डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। अब पूरा जिला, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में क्या होती है हमारी? उसको हम बोलते हैं जिला, जिला परिषद, ठीक है ना। हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या होती है? जिला परिषद। तो हमारे पंचायत के 3 टायर सिस्टम है, 3 लेवल्स हैं। सबसे लो लेवल विलेज लेवल पर बोला जाता है इसे ग्राम पंचायत। ब्लॉक लेवल पर, ब्लॉक स्तर पर इसे बोला जाता है पंचायत समिति। इसमें बहुत से गांव, 4-5 गांव को मिलाकर पंचायत समिति बनती है। और फिर बहुत सारे ब्लॉक्स, मतलब क्या, एक ब्लॉक में मान लो 5 विलेजेस है, तो ऐसे कई ब्लॉक्स होंगे, उन पूरे ब्लॉक्स को मिलाकर डिस्ट्रिक्ट बनता है और उसे हम बोलते हैं जिला परिषद। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए, पंचायत राज के 3 सिस्टम है, पहले ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति और सबसे ऊपर है जिला परिषद। तो पहले होता है हमारा जिला परिषद, उसके नीचे पंचायत समिति और सबसे लो लेवल पर होती है हमारी ग्राम पंचायत, ठीक है। अब इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एक एक कर हम देखेंगे भी क्या बात है, ये कैसे होते हैं, फंक्शन करते हैं, सभी देखेंगे, ठीक है ना। आइए देखते हैं अब आगे। तो देख लेना आप, विलेज लेवल पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जिला परिषद। बात समझ में आई? उसे हम बोलते हैं जिला परिषद। तो ये बात आप ध्यान से समझिएगा, जिला परिषद, ठीक है। सब कुछ देखेंगे हम आगे, ठीक है। अब आगे देखो, अब मैं क्या है, पहले अब मेरी बात को सुनो, अब क्या होता है। पहले हम इसके प्रमुख की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। इसका जो मुखिया होता है उसको क्या बोलते हैं? देखो, जो ग्राम पंचायत का मुखिया होगा उसे बोला जाता है सरपंच। सभी को बोलता है, क्या बोला जाता है उसे? सरपंच। जो गांव का मुखिया होता है, ग्राम पंचायत के हेड को क्या बोलते हैं हम? सरपंच। अब इस पर एक क्वेश्चन आता है कि जो ग्राम पंचायत का मुखिया बनने के लिए, मुखिया यानी सरपंच बनने के लिए मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए किसी भी पुरुष या महिला की? तो उसकी होनी चाहिए, मिनिमम एज है 21 ईयर्स। मिनिमम एज इज 21 ईयर, ठीक है ना। अगर किसी गांव का अपने सरपंच बनना है तो उसके लिए मिनिमम एज चाहिए 21 साल, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा
ब्लॉक लेवल, इसे हम बोलते हैं, इसके मुखिया को बोला जाता है, इसके मुखिया को बोलते हैं ब्लॉक प्रमुख। ठीक है, इसे बोलते हैं ब्लॉक प्रमुख। बात समझ में आई? ब्लॉक प्रमुख करेंगे हम इसको डिटेल में पढ़ते हैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, अभी मैं फैक्ट बता रहा हूं। तो ग्राम पंचायत का हेड होता है सरपंच, ब्लॉक लेवल का हेड होता है ब्लॉक प्रमुख, और जो ये तीसरा है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, डिस्ट्रिक्ट लेवल का हेड कौन होता है? हमारा जो आईएएस ऑफिसर होते हैं, आईएएस यानी डिप्टी कमिश्नर, सभी को पता है, तो उसके हेड होता है हमारा आईएएस। जहां होता है स्टेट पब्लिक सर्विस ऑफिसर, कोई भी हो सकता है उसको, जिसकी ड्यूटी है स्टेट पब्लिक सर्विस ऑफिसर। ठीक है, ये होता है हमारे जिला परिषद का हेड, यानी जिला परिषद का मुखिया होता है आईएएस ऑफिसर, जो हमारा इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें जो हमारे गांव का मुखिया सरपंच और हमारी जो ब्लॉक समिति यानी ब्लॉक लेवल का प्रमुख या ब्लॉक प्रमुख, ये दोनों पर्सन, ये और ये इलेक्टेड होते हैं, ये चुने जाते हैं। ही इज एन इलेक्टेड बॉडी। बात समझ में आई? जो गांव का सरपंच है उसको कौन चुनते हैं? लोग चुनते हैं, लोगों द्वारा चुना जाता है। ये भी जो पर्सन है वो भी लोगों द्वारा चुना जाता है। कैसे चुना जाता है वो हम आगे देखते हैं। लेकिन जो तीसरा है ना जिला परिषद का जो हेड है, वो लोगों द्वारा नहीं चुना जाता, ही इज नॉन इलेक्टेड। ये अपनी मेहनत से एग्जाम क्लियर कर ऑफिसर की पोस्ट पर बैठते हैं। ही इज नॉट इलेक्टेड, सो ही इज अपॉइंटेड। ठीक है ना। तो कभी आपने सुना जो आईएएस ऑफिसर है वो इलेक्ट किया गया हो? चुना थोड़ी जाता है, वो तो अपनी मेहनत से अपनी पढ़ाई से एक ऑफिसर बनता है और जिला परिषद का मुखिया बन जाता है। ठीक है ना। तो ये दोनों मुखिया हैं वो तो इलेक्टेड होते हैं, जो तीसरा है ही इज नॉन इलेक्टेड, ये अपॉइंट किया जाता है। ही इज नॉन इलेक्टेड बट अपॉइंटेड। अपॉइंट यानी नियुक्त किया जाता है कि कौन से जिले का इसको नियुक्त करना है, अपॉइंट करना, अपॉइंटेड बट अपॉइंटेड। ठीक है ना। ये चुना नहीं जाता है, ये नियुक्त किया जाता है कि कोई भी अगर आईएएस ऑफिसर बन गया भी उसको कौन से जिले का, अब स्टेट में हमारे कई डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, जैसे अगर हम पंजाब की बात करें, हमारे पंजाब में 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है ना। वैसे अगर हम बात करें, अगर हम पूरे इंडिया की बात करें, हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं प्रेजेंट टाइम और अप्रोक्सीमेटली 688 डिस्ट्रिक्ट हैं, पूरे इंडिया के कह रहा हूं। हमारे 28 स्टेट्स हैं और 688 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और अगर हम पंजाब की बात करें, पंजाब में है 22 डिस्ट्रिक्ट। तो किस डिस्ट्रिक्ट का उसको मुखिया, किस डिस्ट्रिक्ट का देना है उसको, कौन सा डिस्ट्रिक्ट उसे अपॉइंट करना है, तो वो तय करती है गवर्नमेंट, हमारी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। तो वो एक अलग टॉपिक है, उसको देखेंगे। ठीक है। तो बात समझ में आई? तो ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच मिनिमम 21 साल, ब्लॉक प्रमुख ये भी, और आईएएस ऑफिसर। ओके। तो आगे देखते हैं अब क्या है। तो अब हम एक एक कर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद को एक एक कर हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है। तो आइए देखते हैं अब क्या है। ठीक है। एक बात और, अगर मैं आपको बात करूं मेरा हमारा जो पंचायती राज सिस्टम है ना, देखो हमारा जब अपना संविधान बना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, सभी को मालूम है। देखो जब हमारा संविधान बना है, जब हम आजाद हुए हैं, तब हमारे देश में पंचायती राज सिस्टम या म्यूनिसिपैलिटी, शहरों में म्यूनिसिपैलिटी है, वो नहीं था। जो हमारे अगर बात करें आजादी के बाद हमारे देश में पंचायती राज की व्यवस्था नहीं थी, गांव में भी कोई लोकल गवर्नमेंट हो, ऐसा कोई प्रावधान नहीं था, कोई संविधान में कुछ नहीं लिखा हुआ था इसके बारे में। ठीक है ना। इसको बाद में ऐड किया गया, वो हम थोड़ा सा देखते हैं अब क्या है। मैं अगर बात करूं हमारे संविधान में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में कौन से आर्टिकल में बताया गया है, ये बात कही गई है आर्टिकल नंबर 40 में। जो हमारा आर्टिकल नंबर 40 है ना, वो गांधी जी की सोच पर आधारित है, उनका प्रिंसिपल है। ये महात्मा गांधी ने सिद्धांत दिया था। क्या लिखा था उन्होंने इस आर्टिकल में?
क्या बात कही थी? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ठीक है। आर्टिकल 40 में क्या था? महात्मा गांधी ने सिद्धांत दिया था संविधान के वक्त कि गांव में भी विलेज पंचायतों की संगठन होना चाहिए, स्थापना होनी चाहिए। उन्होंने सिर्फ अपना सिद्धांत रखा था, लेकिन वो लागू नहीं हुआ। तब देखो क्या है, हमारा जब हमारे देश का संविधान बनकर तैयार हुआ, जब हम खुद इंडिपेंडेंट हुए, सॉवराइन हुए, खुद के फैसले हमारा देश खुद लेने लगा, तो धीरे धीरे उसमें चेंजेस आनी थी। अब मान लो क्या है, एकदम हम लो लेवल पर गांव में हर किसी को पावर्स दे दें, तो वो बहुत मिसयूज कर देते पावर का। ठीक है ना। तो अभी हमारे देश का संविधान तो भी नया नया बनकर तैयार हुआ था, तो क्या अगर धीरे धीरे उसमें चेंजेस आएंगी, उसको धीरे धीरे हम डेवलप करेंगे, तो ऐसे तो है नहीं था। सिर्फ इस यहां पर बात की गई थी कि विलेज पंचायत की और का स्थापना होनी चाहिए आगे चलकर, कि जब इसकी जरूरत पड़ेगी तब हम स्थापना करेंगे। अब अगर बात करें विलेज, जब हमारा देश संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो उसके बाद मैं अगर बात करूं कि हमारे देश में सबसे पहले पंचायत, मैंने कहा ना गांव में होती है पंचायत, सबसे पहले पंचायत कहां पर बनी? तो पंचायत बनी सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को। यह क्वेश्चन आता है कहां पर? राजस्थान में एक जगह है नागौर, नागौर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा? नागौर डिस्ट्रिक्ट। सबसे पहले वहां पर पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये आप बात समझो कि राजस्थान के नागौर सिस्टम में पहली बार ये क्वेश्चन आता है, फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम कहां पर हुआ, फर्स्ट पंचायती राज सिस्टम कहां पर लागू हुआ था? तो राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में 2 अक्टूबर 1959 को। देखो ये इसमें कोई नहीं कि जब हमारा संविधान लागू हुआ, हम धीरे धीरे देश का प्रशासन चलाने लगे, तो क्या था, जो हमारे यहां पर पंचायती राज पंचायत थी पहले भी थी, लेकिन उनके जो काम थे ना, उनके जो प्रशासन था उसमें रेगुलरिटी नहीं थी। अब क्या था, कुछ स्टेटों में पंचायती राज व्यवस्था थी, कुछ स्टेटों में नहीं थी। ठीक है ना। देखो क्या था, जो पंचायत था ना, जो हमारी, देखो हमारे देश में एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है और एक होती है स्टेट गवर्नमेंट। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के पास अधिकार है कि वो अपनी स्टेट में अगर पंचायती राज सिस्टम को लाना चाहती है तो ला सकती है, अगर नहीं लाना चाहती तो ना लाए। वो उनकी ऊपर डिपेंड करता है, उनकी मनमर्जी है, उनका राइट है वो। तो ये थी पहले बात। तो क्या था, कुछ स्टेटों में पंचायती राज व्यवस्था होती थी, पूरा कोई रेगुलरिटी नहीं थी। ऐसे नहीं था भी कोई इलेक्शंस होंगे कंपल्सरी नहीं, कई बार 10-10 साल इलेक्शन नहीं होते थे, 20-20 साल। कुछ गांव में पंचायत है ही नहीं थी, वहां पर काम चल रहे थे ऐसी तैसी, मतलब कि पूरे सिस्टम में एक रेगुलेशन नहीं थी। पंचायतें जरूर थी लेकिन उनका कोई नियम कानून नहीं थे, उनके कोई रूल्स रेगुलेशन है ही नहीं थे हमारे संविधान में, और ना ही लिखे गए थे कि भाई कितने साल के लिए इलेक्शन होंगे, कौन इसका मुखिया होगा पंचायत का, और उसके क्या क्या काम है, उसके पास कौन कौन से राइट है, उसने किन किन मुद्दों पर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है विलेज लेवल पर, इसके बारे में कोई रेगुलेशन नहीं थी। तो इसके बारे में रेगुलेशन कब आई? उसके लिए अमेंडमेंट हुई संविधान में, 73rd अमेंडमेंट, 73वां संशोधन हुआ संविधान में, 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। 73वां संशोधन किया गया संविधान में 1992 में। इसमें पंचायती राज सिस्टम को ऐड किया गया, इसके फंक्शन को ध्यान किया गया, इसको क्या है, इसको संविधान में ऐड किया गया कि यह भी संविधान का पार्ट है। तो इस डेट के बाद क्या था, इससे पहले 1992 से पहले क्या था कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट में चाहे तो पंचायती राज सिस्टम गांव में लागू कर सकती है, ना अगर नहीं चाहे तो नहीं कर सकती। लेकिन 1992 के जो अमेंडमेंट एक्ट आया, इसमें स्टेट गवर्नमेंट को कंपलसरी कर दिया कि हर एक स्टेट गवर्नमेंट में पंचायती राज सिस्टम लागू होना चाहिए। ये एक कंपलसरी कर दिया, अर्जेंट कर दिया कि अब स्टेट गवर्नमेंट की मनमर्जी नहीं चलेगी, हर एक स्टेट में हर एक गांव में पंचायती सिस्टम लागू होगा। ये बात अनिवार्य कर दी गई 1992 में। इससे पहले भी गांव में पंचायत सिस्टम होता था लेकिन उसकी कोई रेगुलेशन नहीं थी।
अपनी मन मर्जी से कोई चला रहे थे, कोई नहीं चल रहा था, कहीं पर थी कहीं पर नहीं थी, तो उसमें रेगुलेशन नहीं थी। लेकिन पहली पंचायत सिस्टम यहां पर लागू हुई थी नागौर में, ठीक है। तो अगर बात करें कि पंचायत सिस्टम में जो रेगुलेशन है, उसके जो नियम कानून हैं, वोटिंग कैसे होगी, इलेक्शंस करवाए जाएंगे, वो सभी रेगुलेशन कब आई? 1992 के बाद इसमें रेगुलेशन की गई। तो ये सिस्टम कब लाया गया? तो ये क्वेश्चन आता है कि पंचायती राज सिस्टम हमारे संविधान में कब ऐड किया गया कि गांव में भी विलेज लेवल पर भी एक लोकल गवर्नमेंट होनी चाहिए। ये कब कंपलसरी किया गया? 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। बात समझ में आई? ठीक है, इसके द्वारा। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम क्या हुआ। अब आगे डिस्कस करते हैं अब क्या है। तो अब हम सबसे पहले पढ़ रहे हैं ग्राम पंचायत के बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने अभी बताया था आपको ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत बनती कैसे है, इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, उन सभी चीजों को हम देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, भी ग्राम पंचायत कैसे फॉर्म्ड होती है, उन सभी चीजों को हम देखेंगे। ठीक है, अब क्या है, पहले तो ये बात है भी ग्राम पंचायत कैसे बनती है, ग्राम पंचायत के लिए क्या कुछ चाहिए। ठीक है, तो अगर ग्राम पंचायत की स्थापना करनी है तो ग्राम पंचायत कब कहां होगी? अगर कोई भी एवरी विलेज, हर कोई जो भी विलेज है वहां पर एटलीस्ट कम से कम 300 पीपल वोटिंग एज, 300 लोगों की वोट हो, वहां पर वोटिंग एज हो, भी वो वोट डाल सकते हो। 300 लोगों का नाम दर्ज हो वोटिंग लिस्ट में कि 300 लोगों का वोटर, 300 वोटर तो हो कम से कम। अगर 300 से कम जनसंख्या है वहां पर किसी गांव में, तो वहां पर ग्राम पंचायत नहीं बन सकती। तो उसे क्या करना पड़ेगा? एक और गांव के साथ मिलकर वो ग्राम पंचायत का गठन करेगी। अगर किसी पंचायत की जनसंख्या वोटिंग वाले, अब वोटिंग एज कितनी है, यानी 18 प्लस 18, हमारी जो वोट डालने की उम्र है वो 18 साल होती है। अगर 18 साल से ज्यादा लोग रह रहे हैं वहां, 300 पीपल हैं, तो वहां पे ग्राम पंचायत का गठन हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। अब बात मैं अब करता हूं क्या है, अब ग्राम पंचायत बनती कैसे हम वो देखेंगे। देखो क्या होता है, इसको समझने के लिए क्या है, आपने देखो पढ़ा है, हमारे अब हम देश की बात करते हैं। हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में हमारे दो बॉडीज होती हैं। पहली होती है लेजिस्लेटिव और दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव का काम होता है कानून को बनाना, वो कानून बनाती है मिलकर, और एग्जीक्यूटिव उस कानून को लागू करती है। तो हमारे जो सेंट्रल लेवल पर कानून कौन बनाती है? लोकसभा और राज्यसभा मिलकर पूरे देश के लिए एक कानून बनाती है किसी भी चीज को लेकर, और उस कानून को लागू कौन करवाता है? जिसकी मौजूदा गवर्नमेंट है। हम आज की बात करें, अब लोकसभा और राज्यसभा ने कानून बना दिया, अब उसको लागू कौन करवाएगा? बीजेपी गवर्नमेंट, क्योंकि उसकी सरकार है मौजूदा टाइम में। ऐसी अब ग्राम पंचायत की बात करें तो इसमें दो बॉडीज होती हैं। पहली होती है लेजिस्लेटिव और दूसरी होती है एग्जीक्यूटिव। तो दो बॉडीज हैं, पहली लेजिस्लेटिव और दूसरी है एग्जीक्यूटिव। ठीक है ना। अब मैं बता रहा हूं आपको भी ग्राम पंचायत कैसे चुनी जाती है, इसके इलेक्शंस कैसे होते हैं, मैं उस प्रोसेस को बता रहा हूं। अब क्या है लेजिस्लेटिव, अब हम सिर्फ एक गांव की बात कर रहे हैं। अब मैं ग्राम पंचायत सिर्फ एक गांव में है, हम एक विलेज लेकर चलते हैं। एक विलेज, उसका नाम है ए, कोई भी पिंड है, कोई भी गांव है, उस गांव का नाम है ए। अब हम उसको लेकर चलते हैं, ठीक है ना। एक गांव की मैं उदाहरण दे रहा हूं भी, एक गांव में ग्राम पंचायत कैसे बनेगी। ठीक है, अब मान लो मैंने बता दिया भी एक गांव की जनसंख्या 500 है, कि एक गांव में 500 लोग रहते हैं, और वहां पर ग्राम पंचायत कैसे गठन होगी वो देखेंगे। ठीक है, अब क्या है कि ग्राम पंचायत में दो है, एक लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। अब लेजिस्लेटिव का काम होता है उस गांव के में, गांव में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी गांव में सुधार लेकर आना है, उस सुधार के लिए वो एक नियम बनाएगी।
उस सुधार के लिए क्या बनाएगी, वो एक रूल बनाएगी और उस रूल को लागू कौन करवाएगा, जो एग्जीक्यूटिव है। अब लेजिस्लेटिव में कौन होता है, हमारे लेजिस्लेटिव में कौन होती है, उसे हम बोलते हैं ग्राम सभा। अब कंफ्यूज नहीं होना, ग्राम सभा। अब ग्राम सभा में कौन कौन से पर्सन होते हैं, ग्राम सभा में जिनकी आज इस पिंड में जिन लोगों की एज 18 प्लस है, इस गांव में लो 500 लोग हैं, ठीक है ना, मैंने बता दिया। अब 500 में से जिन लोगों की एज उम्र 18 से ऊपर है, वो वोट डालने का उनको अधिकार है, वो सभी पर्सन ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। वो सभी पर्सन क्या है, ऑल दी पर्सन आर अ मेंबर ऑफ ग्राम सभा। मैं अब ग्राम पंचायत कर रहा हूं, ग्राम सभा की बात कर रहा हूं। अब वो ग्राम सभा के मेंबर होंगे सभी जिनकी एज 18 प्लस होगी। अब वो सभी मेंबर क्या बनाएंगे, वो ग्राम सभा मिलकर किस चीज का गठन करती है, ग्राम पंचायत का। कैसे करती है वो हम डिस्कस करते हैं अभी, ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत का गठन करेगी। अब कैसे है, अब एक को मान लो अब ग्राम सभा है, ठीक है, हमारे क्या है, मान लो अब एक विलेज है, ये गांव है जिसका नाम है ए। अब पहले तो सिर्फ एक गांव है ना, एक गांव को ना वार्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। एवरी विलेज इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। वार्ड्स, हर एक गांव को हम वार्ड्स में डिवाइड कर देते हैं। कैसे, मान लो अब एक विलेज है, कौन सी विलेज, यही विलेज, ए विलेज है, ठीक है। एक विलेज में क्या है, अब क्या है, जनसंख्या बहुत होती है, जनसंख्या के अकॉर्डिंग मान लो 500 लोग हैं, ठीक है ना। अब 50-50 लोगों के को वार्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 50 लोगों का एक वार्ड, अगले 50 लोगों का 2 वार्ड, ऐसे हो गया। तो एक विलेज को हम क्या है, वार्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। मान लो एक विलेज में 5 वार्ड्स आ गए, कितने वार्ड्स हैं, 5 भी। एक गांव में, गांव को पहले वार्ड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, वार्ड नंबर दे दिए, वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, वार्ड नंबर 3, जनसंख्या के वाइज, ठीक है। अब क्या है, उन वार्ड में क्या है, एक एक पर्सन को चुना जाएगा। हर एक वार्ड में क्या है, एवरी वार्ड इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव, अपना एक प्रतिनिधि चुनेगा, अपना एक पर्सन चुनेगा। हर एक वार्ड में एक पर्सन चुना जाएगा, नोन एज, उसे क्या बोलते हैं, उस पर्सन को बोला जाता है नोन एज पंच, उसे बोलते हैं पंच। तो हर एक वार्ड में से एक एक पर्सन को वोट डालकर चुना जाएगा और वो कहलाता है पंच। अब एक वार्ड में 5 है तो कितने पंच चुने गए, 5 पंच चुने गए, 5 पंच बन गए। अब ये 5 पंच क्या है, 5 पंच मिलकर और प्लस ये ग्राम सभा। अब 5 पंच को किन्होंने चुना है, जो उस गांव में जिनकी 18 से ऊपर है, ग्राम सभा, उसे बोलते हैं ग्राम सभा के मेंबर। भी ग्राम सभा में जितने मेंबर हैं वो वोटिंग के जरिए हर एक वार्ड में से क्या चुनते हैं, पंच। और ये पंच चुन ले गए, वो आगे चलकर पंच क्या चुनते हैं, अपना एक मुखिया चुन देते हैं, जिसे हम बोलते हैं सरपंच। तो आगे चलकर जो पंच चुनेंगे, ये पंच इकट्ठे होकर राय लेकर क्या है, एक आदमी को अपना हेड बना देते हैं, सरपंच, ठीक है। तो फिर सरपंच में क्या है, ग्राम पंचायत गठन होती है। तो ग्राम पंचायत में क्या है, ग्राम सभा में तो हमारे जो उस गांव के 18 से ऊपर लोग हैं वो सभी मेंबर होते हैं इसके। अब ग्राम पंचायत में क्या आ गया, ग्राम पंचायत में एक तो सरपंच आ गया, इसका मुखिया, प्लस उसके साथ जो पंच हैं, पंच यानी अलग अलग वार्ड से चुने गए थे वो पर्सन, ठीक है ना। अब मैं बात करता हूं, जरूरी नहीं पंचों की गिनती कितनी होती है, ये डिपेंड करता है उस गांव की जनसंख्या पर कि एक गांव में कितने पंच होंगे। जरूरी नहीं 5 ही हैं, सरपंच तो मुखिया हो गया हेड। अब पंचों की गिनती 5 भी हो सकती है, 7 भी, 10 भी, 15 भी, 20 भी, वो डिपेंड करता है गांव की जनसंख्या कितनी है। अब जिस गांव की, मान लो अब गांव की जनसंख्या 1000 है, 1000 है, तो यहां पर पंचों की गिनती भी ज्यादा होगी। अगर गांव की जनसंख्या 2000 है तो वहां पर पंचों की गिनती भी ज्यादा होगी। तो क्या है, जो पंचों की गिनती है वो गांव की पॉपुलेशन पर डिपेंड करती है। बात समझ में आई, ठीक है। तो
तो ये सरपंच चुनते हैं, तो सरपंच के लिए मिनिमम एज कितनी होती है? 21 ईयर्स। तो ऐसे चुना जाता है कि हर एक विलेज में, हर एक गांव को वार्ड में बांटा जाता है और हर एक वार्ड में से एक एक पर्सन चुना जाता है जिसे हम बोलते हैं पंच। और ये पंच आगे क्या चुनते हैं? अपना एक हेड चुनते हैं जिसे बोलता है सरपंच। तो अब क्या है, अब ग्राम सभा तो क्या है, कोई भी लॉ पास करती है। अब ये इशू पास होगी और क्या है, मान लो कोई से मुद्दे को लेकर कोई प्रॉब्लम क्रिएट है। मान लो क्या है कि गांव में स्ट्रीट लाइट्स लगवानी है, गांव में जो बिजली के खंभे लगवाने हैं, तो ये ग्राम सभा के मेंबर इकट्ठे होकर किसके पास जाएंगे? ग्राम पंचायत के पास जाएंगे कि गांव में बिजली के खंभे लगवाए जाएं। तो सरपंच और पंच मिलकर, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिजली खंभों लगवाए जाएं पूरे हमारे गांव में। तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो बात इन्होंने कही है उस बात को लागू किया जाए। बात समझ में आई? तो ऐसे होता है हमारे ग्राम पंचायत का गठन। ठीक है, आगे देखते हैं अब क्या है। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। तो अब क्या होता है, अब अपने ग्राम पंचायत का गठन तो कर दिया, अब क्या है, हमने ग्राम पंचायत बन गई। ग्राम पंचायत समझ में आ गया। अब ग्राम पंचायत तो बन गई, इसका मुखिया बन जाता है सरपंच। लेकिन हर एक गांव में एक ग्राम पंचायत को एक सेक्रेटरी भी होता है जो सरकार की तरफ से काम करता है। हर एक गांव में एक सेक्रेटरी नियुक्त किया जाता है सरकार की तरफ से। इसकी पोस्ट वगैरह भी निकलती है। जब आपने सुना होगा जो हमारे पंचायत सेक्रेटरीएट की जो पोस्ट होती है वो यहीं पर होती है। गांव में एक सेक्रेटरी नियुक्त किया जाता है। इसका काम क्या होता है? एक सेक्रेटरी नियुक्त होता है ग्राम पंचायत में। इसका काम क्या होता है कि जितने भी उस गांव में पंचायत काम कर रही है उनके कामों को रिकॉर्ड रखना, उनके कामों का ऑफिशियल रिकॉर्ड रखना। ऑफिशियल रिकॉर्ड वो दर्ज कर रख दिया अपनी मतलब कॉपी में, अगर डॉक्यूमेंट्स में उन कामों को रिकॉर्ड कर लिया जाता है, दर्ज कर लिया जाता है किताबों में। ठीक है ना। और क्या करता है, जितने भी पंचायत के काम होते हैं, जितनी भी पंचायत की एक्टिविटीज होती हैं उनको ये देख रेख करता है भी ये ठीक ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं। तो एक सेक्रेटरी भी नियुक्त किया जाता है। ये बात ठीक है ना, सेक्रेटरी। ठीक है, आगे देखते हैं अब क्या है। अब हम बात करते हैं कि ग्राम पंचायत के वर्क क्या हैं, कौन कौन से कामों पर ध्यान देना चाहिए इनको ग्राम पंचायत को। तो आगे बात है हमारा वर्किंग ऑफ ग्राम पंचायत। अब हमने पंचायत तो चुन लिया भी। पंचायत में क्या है, सरपंच होता है, उसके साथ सरपंच को साथ कुछ पंच दिए जाते हैं, कुछ आदमी दिए जाते हैं कि वो उनके साथ। अब सरपंच अकेला तो नहीं काम करेगा पूरे गांव में, वो अपने आदमियों की ड्यूटी भी लगाएगा, उसको बोलते हैं पंच। ठीक है। अब वर्क कैसे करती है, अब क्या है मैंने आपको बताया। अब वर्क कैसे करेगी, पहले तो क्या है 4 टाइम्स इन ईयर, साल में 4 बार ग्राम पंचायत की मीटिंग्स होती हैं। साल में 4 बार ग्राम पंचायत, ज्यादा भी हो सकती है, अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं कि साल में क्या है 4 बार ग्राम पंचायत की मीटिंग होती है। अब क्या है, अब इसमें क्या होता है, एक तो सरपंच होता है, गांव का मुखिया, एक तरफ कौन बैठे होंगे उसके पंच जिनको चुना है, और एक जो ग्राम सभा मतलब सभी जो गांव के लोग हैं जिनकी एज 18 से प्लस है वो मेंबर होते हैं। वो ग्राम सभा मतलब कि गांव में क्या है, एक दफ्तर बना हुआ, मान लो एक तरफ सरपंच बैठता है, उसके साथ मेंबर बैठते हैं और सभी गांव के लोग बैठते हैं, जिसे हम बोलते हैं ग्राम सभा के मेंबर। अब क्या है, इस पर कहां बात की जाती है, लोकल इश्यूज पर, लोकल इश्यूज डिस्कस किए जाते हैं इस मीटिंग्स में। ठीक है ना। तो ये होती है 4 टाइम्स इन ईयर। क्या होती है, 4 साल में 4 बार होती है ग्राम सभा की मीटिंग, ग्राम सभा मीटिंग। तो ग्राम सभा की जो मीटिंग होती है साल में 4 बार की जाती है। अब क्या है, एक तरफ सरपंच बैठे हैं, पंच और ग्राम सभा के मेंबर, ये अब लोकल इश्यूज, जो लोकल मुद्दे हैं उनको डिस्कस करते हैं। जहां अगर किसी पर्सन का भी कोई पर्सनल इशू है,
अब मान लो क्या होता है, गांव में किसी पर्सन को किसी गवर्नमेंट स्कीम का लाभ नहीं मिला, उसे उसकी गवर्नमेंट स्कीम की लिस्ट में नाम नहीं आया, जब कोई भी उनका पर्सनल इशू है परिवार को लेकर, तो वो भी पंचायत मसले में पंचायती ग्राम पंचायत में बैठकर डिस्कस किए जाते हैं। अगर किसी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई पर्सनल फैमिली मामला है, तो क्या है उसके बारे में भी पंचायत में क्या है, पंचायत बुलाई जाती है गांव में। अब लोकल इश्यूज कौन कौन से हो गए, अब मैं लोकल इश्यूज की बात करूं, जैसे कौन कौन से कामों पर ध्यान देना, जैसे लोकल इश्यूज कौन कौन से हो गए, जैसे मेंटेन स्ट्रीट लाइट्स, जो हमारे बिजली के खंभे होते हैं उनकी मेंटेनिंग रखनी, उनके बारे में विचार करते हैं। मेंटेनिंग स्ट्रीट लाइट्स, कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयरिंग ऑफ रोड्स इन विलेज, कंस्ट्रक्शन लिख लो आप कौन कौन से, कंस्ट्रक्शन एंड रिपेयरिंग ऑफ रोड्स इन विलेज, रिपेयरिंग ऑफ रोड्स इन विलेज, भी गांव में क्या है जो सड़कें हैं उनकी मुरम्मत करवानी या उनकी रिपेयरिंग करवानी, उनको नई सड़कें बनवानी, सभी मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है। और क्या है, हमारे जो मेले वगैरह होते हैं, और क्या चीजें, फेयर्स, मेले, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, गांव में जो टैक्स कलेक्ट किया जाता है, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, टैक्स कलेक्ट करना। और क्या है, जो हमारे फेस्टिवल वगैरह मनाना, ठीक है। आगे देखो क्या है, फेस्टिवल्स वगैरह, फेस्टिवल्स, ठीक है। और क्या है, जो हमारे ड्रिंकिंग वाटर हो गया, पीने का पानी मान लो क्या है अच्छा नहीं आ रहा है गांव में, तो उसकी भी शिकायत की जाती है, उस मुद्दे को भी लेकर इशू किया जाता है कि मान लो गांव में पीने का पानी शुद्ध नहीं है, तो वो भी मामला उठाया जाता है पंचायत में। और क्या है, ड्रेनेज सिस्टम की, सीवरेज सिस्टम की अच्छा नहीं है, कई गांव में आज भी क्या है नालियां पकी हुई नहीं है, वहां पर अभी भी कच्ची नालियां हैं, तो उस मुद्दों को भी उठाया जाता है, जैसे ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम। अभी भी कई गांव में क्या है पिछड़े हुए गांव हैं, वहां पर अभी भी कच्ची नालियां बनी हुई हैं, उन पर ध्यान देना। और क्या है, और मुद्दा ला लो, फ्री एजुकेशन टू प्रोवाइड, जो छोटे बच्चे हैं उनको मुफ्त में शिक्षा देना, ये सभी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, टू प्रोवाइड फ्री एजुकेशन, ठीक है। गांव की सुख सहूलत में जितनी भी गांव की सुविधाएं चाहिए, उन सभी मामलों पर क्या है मुद्दे डिस्कस किए जाते हैं। बात समझ में आई? तो ये था भी इनकी मीटिंग्स होती हैं। अब मैं बात करूं कि देखो, अगर हम बात करें जो हमारा पंचायत सिस्टम है, जो हमारी ग्राम पंचायत है, ये कैसे है, फिर यहां पर कौन सी डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। देखो डेमोक्रेसी के डायरेक्ट है कि लोग डायरेक्ट अपने मुद्दे उठा रहे हैं, पर्सनली भी अगर कोई पर्सन है वो अपनी बात सामने रख सकता है। पंचायत, जब पंचायत बैठती है, कोई भी अगर सिंगल पर्सन, तो क्या है वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी, उसके मुद्दे पर ध्यान दिया जाता है, उस मुद्दे को सॉल्व किया जाता है वहां पर पंचायत। अब बात यह है कि पंचायत, मैंने आपको बताया भी पंचायत आम लोगों के मुद्दों पर डिसीजन लेती है, हर एक पर्सन का मुद्दा रखा जाता है, हर एक पर्सन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, कि पंचायत यहां पर जो सभी मसले हैं खुद ब खुद सॉल्व कर रही है। अब क्या है, कौन कौन से मसलों पर वो भी, ऐसे कौन कौन से डिसीजन हैं, कौन कौन से विषयों पर जो पंचायत है हमारी वो अपनी मनमर्जी कर सकती है, खुद उसको सॉल्व कर सकती है उस डिस्प्यूट को। अब मान लो क्या है, स्ट्रीट लाइट्स लगवानी है, तो क्या है वो पंचायत खुद लगवा दी, ऐसे तो है नहीं उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़े, ऐसा तो है नहीं। तो पंचायत के पास कौन कौन से डिसीजन है, कहां उसका लेवल तो होगा ना भाई। अब ऐसे तो है नहीं कि पंचायत कल को कहे भी हमें हमारी रेल लाइन, हमें हमारे अलग से रेल लाइन दे दो, ये तो है नहीं ना। ऐसे तो है नहीं कि पंचायत उस गांव में जो फसल का रेट है वो बढ़ा दिया जाएगा, उस पंचायत ने अपनी फसल का रेट बढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। कि कौन कौन से मुद्दे होते हैं जिन पर वो खुद अपना डिसीजन ले सकती है, और कौन कौन से मुद्दे जिन पर डिसीजन वो खुद नहीं ले सकती। तो इसके लिए कहां पर बात की गई है कि मैंने आपको बताया भी पंचायत खुद अपने मसले खुद सॉल्व कर लेती है पंचायत को बिठाकर, लेकिन उसकी भी कुछ पावर है ना, भी उसके पास भी कुछ पावर है, कहां तक लिमिट है, भी किन किन मसलों पर वो अपना डिसीजन ले सकती है। अब इसके लिए क्या होते हैं सब्जेक्ट्स। देखो सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, विषय होते हैं हमारे, 3 लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट। जैसे हम रेलवे की बात करें, तो रेलवे के मामले में अगर कुछ भी लेकर आना है, हमने कोई नई रेल लाइन बिछानी है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही तय करती है ना
ऐसे तो है नहीं किसी गांव की पंचायत करे भी हमारे गांव में रेल लाइन बिछा दो, ऐसा नहीं। तो क्या उसके बारे में कहां पर बताया गया है, जब उसके बारे में तो हमारे है शेड्यूल 11। मैंने आपको शेड्यूल पढ़ाए थे। हमारे संविधान में टोटल 12 शेड्यूल हैं। कितने हैं टोटल? हमारे संविधान में 12 शेड्यूल हैं। तो हमारा जो 11वां शेड्यूल है, 11वें नंबर का, वो किसके बारे में है? पंचायत के बारे में, पंचायती राज। पंचायत के बारे में क्या है? पंचायत क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पंचायत की कौन कौन से कर्तव्य बनते हैं पंचायत के गांव के प्रति, कौन कौन से उनके पास फंक्शन है। तो इस शेड्यूल में क्या है कि पंचायत को ना 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 29 विषय भी पंचायत इन 29 सब्जेक्ट्सों पर, अगर 29 सब्जेक्टों पर खुद डिसीजन ले सकती है। इसके अलावा वो खुद डिसीजन नहीं ले सकती, इसके लिए उसको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंड रहना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर 29 सब्जेक्ट, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हो गया हमारा, जैसे अब गांव में किसी ने पोल्ट्री फार्म खोलना है, किसी ने फिशरी फार्म खोलना है, ठीक है ना। अब किसी ने ट्यूबवेल लगाना है, इरिगेशन से रिलेटेड मामला, कोई ट्यूबवेल लगाना है, ठीक है। कोई स्ट्रीट लाइट्स देखनी है, कोई मच्छी फार्म खोलना है, ठीक है। और कहीं किसी का लैंड इंप्रूवमेंट है, कुछ जमीन में सुधार करना है। तो ऐसे सब्जेक्ट्स आप नेट पे पढ़ लिएगा। तो ऐसे कई लिस्ट है, उनकी लिस्ट कितनी है? 29। जैसे एक सब्जेक्ट हो गया, 2 हो गए, ऐसे कितने हैं? 29 सब्जेक्ट्स हैं। इन 29 सब्जेक्ट्स पर पंचायत को खुद डिसीजन लेने का अधिकार है। बात समझ में आई? ये बात कही गई है शेड्यूल नंबर 11 में, ठीक है। आगे देखते हैं अब क्या है। और एक अगर हम बात करें भी, और जो ग्राम पंचायत है और क्या काम करती है, और अगर हम इसके वर्क की बात करें ग्राम पंचायत के, और कौन एक काम और रहेगा इसका इंपॉर्टेंट है, कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ बर्थ, डेथ एंड मैरिज। भी उस गांव में कितने जन्म हुए हैं, किसका जन्म हुआ है, किसकी डेथ हो गई उस गांव में, किसकी शादी हुई है, उन सभी चीजों का रिकॉर्ड भी गांव में दर्ज किया जाता है। भी आज इस पर्सन की मैरिज हुई है हमारे गांव में, तो उसका ऐसे रिकॉर्ड रखती है हमारी ग्राम पंचायत। कल को मान लो किसी ने मांग लिया, कोई अफसर आकर गांव में आए, भी आपके गांव में किसकी की मौत हुई, कितने आदमियों की मौत हुई है, तो वो सभी रिकॉर्ड अपने पास रखती है ग्राम पंचायत। बात समझ में आई? तो आगे देखते हैं अब क्या है। तो ये था, हमने पढ़ लिया ग्राम पंचायत के बारे में, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो क्या है। अब बात करते हैं अगले लेवल की। नेक्स्ट है हमारा पंचायत समिति। नेक्स्ट हमारा क्या आ गया? पंचायत समिति। अब पंचायत समिति क्या है, अब हम ये देखेंगे। पंचायत समिति में क्या होता है, हमारे यह क्या है, एक ब्लॉक है कि जो हमारे ब्लॉक लेवल पर गवर्नमेंट बनती है, जो ब्लॉक लेवल पर पंचायत का गठन होता है। देखो, जो विलेज लेवल पर पंचायत का गठन होता है उसे हम बोलते हैं ग्राम पंचायत। जो ब्लॉक लेवल पर पंचायत का गठन होता है उसे बोलते हैं पंचायत समिति। अब क्या है इसमें? विलेजेस, छोटे छोटे विलेजेस हैं, इसमें क्या है, छोटे छोटे गांव हैं, ठीक है ना। तो कुछ गांव को मिलाकर, कुछ 4-5 अप्रोक्सीमेटली 5-6 गांव को मिलाकर क्या बनता है, एक ब्लॉक। और वहां पर जो गवर्नमेंट बनती है उसे हम बोलते हैं पंचायत समिति, ठीक है। अब बात है जो पंचायत समिति है उसके हेड को मैंने बताया था, क्या बोलते हैं इसको? हेड को बोला जाता है ब्लॉक प्रमुख। ब्लॉक प्रमुख बोलते हैं पंचायत समिति के हेड को। अब देखो, अब मैं बात करता हूं भाई चुना कैसे जाता है। अब इस बात को ध्यान से देखना। देखो, हमारा जो एक ना हमारे 2 वर्ड होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट, ठीक है। मैंने अभी बताया, देखो डायरेक्ट का मतलब होता है जहां पर आम जो पब्लिक है, आम जो घर के लोग हैं, आम इंसान है, अगर वो खुद वोट डालकर आदमी को चुन रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं डायरेक्ट। वो डायरेक्ट चुना गया है। अगर मान लो आम आदमियों ने वोट नहीं डाला
मतलब क्या है कि जिन आम आदमियों ने अपने हेड को चुना था, वो कई हेड मिलकर गांव एक और हेड को चुनते हैं, उस वहां पर बोला जाता है इनडायरेक्ट। अभी मैंने आपको बताया कि जो ग्राम पंचायत का हेड होता है वो सरपंच होता है। तो सरपंच को कौन चुनते हैं? जो गांव के लोग हैं, उन सभी ने अपना वोट डाला है ना, तो सरपंच तो चुना जाता है डायरेक्ट चुना गया। लेकिन जो ब्लॉक प्रमुख है वो कैसे चुना जाता है? इनडायरेक्ट। मतलब कि अब क्या है, कैसे अब देखते हैं पहले क्या है। पहले तो इसके मेंबरों की बात करते हैं, इसमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं। पंचायत समिति क्या है? कुछ 4-5 गांव को मिलाकर एक पंचायत समिति बनती है। अब हम देखेंगे इसका काम क्या है, पहले तो ये देखते हैं कैसे चुना जाता है। अब इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं? एक तो सरपंच, जितने भी हमने गांव ऐड किए, मान लो इस ब्लॉक में 10 गांव हैं, 10 गांव को मिलाकर एक ब्लॉक बन गया, तो इन 10 के 10 गांव के सरपंच को बुलाया जाएगा। और होते हैं एक बीडीओ ऑफिसर, एक ऑफिसर होते हैं बीडीओ ऑफिसर। और क्या होते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो हमारी सरकारी संस्थाएं होती हैं ना, सहकारी, रेड क्रॉस वगैरह, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में होते हैं। उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो होते हैं, ठीक है, बात समझो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी। और क्या होते हैं? हमारे जो एग्रीकल्चरल सर्विस रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। बात को समझो ध्यान से कि एक तो होते हैं हमारे, इसमें मेंबर कौन होते हैं? वो जो सभी गांव को मिलाकर बनाए, उन सभी गांव के सरपंच हो गए, बीडीओ ऑफिसर हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव हो गए, एग्रीकल्चर हमारे होते हैं ना, जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं वो। तो ये सभी मेंबर मिलकर किसको चुनते हैं? ब्लॉक प्रमुख को। तो सभी मेंबरों ने वोट डाला इसको चुनने के लिए, तो आम पब्लिक ने तो वोट नहीं डाला, तो ये कैसे चुना जाता है? इनडायरेक्ट। तो मेंबर्स होते हैं इसमें, ये बड़े मेंबर होते हैं। अब बात करते हैं इसके काम क्या हैं, ठीक है ना। देखो, ग्राम पंचायत तो लोकल इश्यूज पर काम करती है। पंचायत समिति क्या वर्क करती है? जो ये सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट, बात को ध्यान से समझना कि जो हमारी सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो पॉलिसीज लेकर आती हैं, जो स्कीम्स लेकर आती हैं आम लोगों के लिए, उन स्कीम्स को हर एक गांव में पहुंचाया जाए, उस स्कीम का लाभ उठाया जाए, हर एक नागरिक, उस गांव का हर एक नागरिक उस चीज का लाभ उठाए। तो ये सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीमों को गांव में पहुंचाने का काम करती है। मान लो अब क्या है, अब सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट ने खेती बाड़ी में कुछ नई पॉलिसीज लेकर आई है, कुछ सब्सिडी लेकर आए हैं, तो वो सब्सिडी को पहुंचाने का काम किसका होता है? पंचायत समिति क्या है, उस एग्रीकल्चर से रिलेटेड पॉलिसी को पूरे गांव में क्या है लागू करेगी, और आगे चलकर गांव उसमें क्या है ग्राम पंचायत को देखेगी। तो इनका मेन काम क्या है? सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की स्कीमों को ब्लॉक लेवल पर पहुंचाना, अलग अलग गांव में डिस्ट्रीब्यूट करना, गांव के लोगों को जागरूक करना, भी ये पॉलिसी आई है। ये काम होता है पंचायत समिति का, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है इसके बाद आप समझ ही गए अब क्या है। अब जैसे एक ब्लॉक में कई विलेजेस हैं, ऐसे बहुत से ब्लॉक होंगे, 10, 15, 20, 30 जैसे भी है, तो उन ब्लॉक्स को मिलाकर क्या बनाया जाता है? हमारा जिला परिषद। अब हम देखेंगे जिला परिषद के बारे में कि जिला परिषद क्या है, ठीक है ना। अब पहले तो जिला परिषद का हेड कौन होता है? हमने बताया था हेड। इस हेड को अब ना तो ये डायरेक्ट चुना जाता है ना इनडायरेक्ट, ये है नॉन इलेक्टेड। ये अपनी मेहनत से क्या है एग्जाम क्लियर कर ऑफिसर बनते हैं। इनको अपॉइंट किया जाता है भी किस पर्सन को कौन सा डिस्ट्रिक्ट देना है। तो इसमें मेंबर कौन होंगे? अब आप समझ ही गए मेंबर्स कौन होंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा ग्राम पंचायत, वहां पे सरपंच होते हैं, और उसके बाद पढ़ा पंचायत समिति। पंचायत समिति में जो अलग अलग गांव के सरपंच हैं वो मेंबर होते हैं। अब इसमें मेंबर कौन होंगे? जो अलग अलग ब्लॉक्स के कौन है? ब्लॉक प्रमुख। जो अलग अलग ब्लॉक्स के ब्लॉक प्रमुख है, एक तो वो मेंबर होंगे। एक होते हैं मेंबर एमएलए, कि कौन से डिस्ट्रिक्ट का जो एमएलए है, उस जो डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट जो एरिया है उसमें एमएलए तो होंगे ना हमारे मेंबर विधानसभा के, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव, और कौन होंगे? एमपी एसेट्रा। तो उसके मेंबर होते हैं एमएलए उस
जहां पर जिला परिषद है उस जिले का एमएलए, उस जिले का जो एमपी है, वहां के एरिया का एमपी कौन है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कौन चुनकर गया है, उस एरिया से एमपी कौन बनाया लोकसभा में, वो हो गए। और ब्लॉक प्रमुख के सदस्य है, ये सभी मेंबर्स होते हैं किसके, जिला परिषद के। अब इनका काम क्या होता है, अब इनका काम भी क्या है, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की अब क्या है, पहले जिला परिषद पूरे डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंचाना, पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल में, ठीक है ना। तो पहले क्या था, सबसे पहले लो लेवल पर क्या है, ग्राम पंचायत। तो क्या है, पहले अगर हम है जिला परिषद, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में जितने भी ब्लॉक्स हैं, सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स आती हैं वहां पर इनको क्या है लागू किया जाता है, और पंचायत समिति आगे इसको गांव में लागू करवाती है। तो ये 3 स्तर हो गए, सबसे ऊपर है जिला परिषद, उसके नीचे है पंचायत समिति, और तीसरा है हमारा ग्राम पंचायत, ठीक है। तो ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच, पंचायत समिति का मुखिया ब्लॉक प्रमुख, और जिला परिषद का मुखिया होता है हमारा जो आईएएस ऑफिसर है, और कोई भी लगा लो, जो हमारा आईएएस ऑफिसर नियुक्त होते हैं वो जिला परिषद के हेड होते हैं, ये बात, ठीक है। तो स्टूडेंट समझ आया, हमारा ये था हमारा पंचायती राज सिस्टम, इसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, पंचायती राज सिस्टम कौन सी अमेंडमेंट के द्वारा संविधान में ऐड किया गया, 73rd अमेंडमेंट हुई थी 1992 में, उससे के अकॉर्डिंग संविधान में पंचायती राज सिस्टम लाया गया। उससे पहले पंचायती राज सिस्टम के बारे में कहीं पर भी जिक्र नहीं था संविधान में, सिर्फ इसके बारे में एक सिद्धांत आया था, गांधी जी ने दिया था कि पंचायतों का गठन होना चाहिए, ये सिर्फ बात कही थी और इसके बारे में कुछ भी नहीं था। तो ये बात ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।